हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट्स का नया टॉपिक, दैट इज एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ सीरीज एलसीआर सर्किट। तो अभी तक हमने यहाँ तक 3 टॉपिक्स कवर किए हैं। सबसे पहला कि एसी वोल्टेज जब हमने रेसिस्टर वाले सर्किट में लगाई थी, ठीक है, तो उसमें हमने निकाला कि करंट कितना होता है, मैक्सिमम करंट कितना होता है, वोल्टेज और करंट के बीच का कितना फेज एंगल बनता है। फिर हमने एसी वोल्टेज लगाई कैपेसिटर में, उसका हमने चेक करा कि सेकंड थे एसी वोल्टेज लगाई हमने इंडक्टर में, उसका हमने चेक करा कि उसका मैक्सिमम करंट कितना आता है और उसका फेज कितना बनता है विद वोल्टेज। फिर हमने एसी वोल्टेज लगाई थी कैपेसिटर में और फिर हमने उसका मैक्सिमम करंट, पावर और साथ में निकाला कितना फेज बनता है। अब हम एसी वोल्टेज लगा रहे हैं एक ऐसे सर्किट में जिसमें तीनों एक साथ लगे हुए हैं और सीरीज में लगाई हुई है हमने ये वोल्टेज, ठीक है। तो बनाते हैं इस डायग्राम को। तो सबसे पहले हमारे पास एक सर्किट है जिसके अंदर हमने रेसिस्टेंस लगा दिया है, रेसिस्टर लगाया है, इंडक्टर लगाया है, कैपेसिटर लगाया है, ऑल आर इन सीरीज विद एसी वोल्टेज, ठीक है। तो ये रेसिस्टर हो गया, ये इंडक्टर हो गया, ये कैपेसिटर हो गया, ये वोल्टेज होगी एंड वी नो दैट मैक्सिमम वोल्टेज वी एम साइन ओमेगा टी इतनी यहाँ से इस तरीके से ऐसे जा रही है, ठीक है। तो अब इस सर्किट के अंदर हमारा काम क्या है, फाइंड करना मैक्सिमम करंट और फेज एंगल बिटवीन जो भी आपका बनता है वोल्टेज और करंट के बीच का, ठीक है। ये निकालने की कितना करंट है, फेज कितना है, राइट। तो अब यहाँ पर सबसे पहले देखा जाए तो जब यहाँ से इस तरीके से करंट गया है तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितनी होगी, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप VR हो जाएगी, वोल्टेज ड्रॉप एट रेसिस्टर। यहाँ आते आते वोल्टेज ड्रॉप एट इंडक्टर, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप एट कैपेसिटर, ठीक है। तो यहाँ तक इस तरीके से आ जाएगा। तो हम यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन करेंगे। प्लस एक और चीज़ हमें पता है कि करंट जो रहेगा वो पूरे सर्किट के लिए सेम होगा बिकॉज दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप किस किस का कहाँ कहाँ कितना होगा। तो वी विल राइट VR, VL, यहाँ पे L से डिनोट करेंगे इसको हम, ठीक है। इंडक्टर को हम L से डिनोट करेंगे, याद रखेंगे। तो VL एंड VC आर द वोल्टेज ड्रॉप across resistor, inductor and capacitor respectively, ठीक है। अब now using KVL, Kirchhoff voltage law, तो क्या कहता है, this will be equal to the sum of all this, ठीक है। तो V equals to VR plus VL plus VC, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका KVL रूल आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं VR की, ठीक है, यहाँ से मान लो किसी इंस्टेंटेनियस पे I करंट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल्स टू IR, ठीक है। तो ये हो जाएगा IR। इंडक्टर के लिए हमने पढ़ रखा है क्या होता है, L di/dt, ये भी पढ़ा हुआ है। कैपेसिटर के लिए हमें पता है चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये लिख दिया, ये हमें फॉर्मूलाज पता था ऑलरेडी, ठीक है। नाउ देयर आर फ्यू इंफॉर्मेशंस, क्या कि जब हम अलग अलग बात कर रहे थे रेसिस्टर की, इंडक्टर की, कैपेसिटर की, तब क्या हो रहा था, ठीक है। इन रेसिस्टेंस, जब रेसिस्टेंस वाले सर्किट की अगर हम बात करते थे देन वहां पर क्या था, I एंड V किस में थे, सेम फेज पे थे, सेम फेज में थे, ठीक है। जब हम
इन इंडक्टेंस की बात कर रहे थे, इंडक्टर वाले सर्किट की बात कर रहे थे, तो उसमें हमने देखा था कि इनका जो फेज एंगल आ रहा था वो π/2 आ रहा था, यानी कि VL, ठीक है, यानी कि वोल्टेज जो थी वो लेड कर रही थी, लेड करंट बाय π/2, यानी कि करंट पीछे चल रहा था और वोल्टेज आगे थी। कितना फेज एंगल था दोनों में? π/2 का। एंड इन कैपेसिटर वाले सर्किट के अंदर जो VC थी वो लैग कर रही थी, या हम लिख सकते हैं करंट लेड कर रहा था वोल्टेज VC को बाय π/2, यानी कि करंट π/2 आगे था, ठीक है, या फिर लिख सकते हैं VC लैग करंट बाय π/2, या VC पीछे थी। तो ये हमने एक तरीके से इसको रिवाइज कर दिया। यहाँ बात करें तो यहाँ पर जो है करंट पूरे सर्किट में बिल्कुल सेम है, बिकॉज these all the things are connected in series। तो अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अगर मैं इसका फेजर डायग्राम बनाती हूं तो क्या बनेगा? सबसे पहली बात कि हम मान रहे हैं इसके अंदर करंट I मूव कर रहा है, तो I का क्या बन रहता है? I M साइन, हमें इसका फेज भी निकालना है, तो ωt प्लस फाई, यानी कि हमें करंट, हम अपना बेसिक एम नहीं भूलेंगे ना, हमें करंट निकालना है और करंट और वोल्टेज के बीच का क्या निकालना है? फेज एंगल निकालना है। तो यानी कि एक तो हमें ये निकालना है IM, और एक निकालनी है हमें फाई निकालनी है, ठीक है। इसके लिए अब अगर मैं इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए फेजर डायग्राम बनाती हूँ, वहाँ से सोचती हूँ कि कुछ निकल जाए तो, ठीक है, तो देखो कैसा बनेगा इसका फेजर डायग्राम। सिंपल सा है इसका फेजर डायग्राम। सबसे पहले तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहाँ पर I और V जो थे वो सेम फेज पे थे, है ना, तो मान लेते हैं ये कुछ ऐसे था, ठीक है, तो ये VR हो गया और यही हो गया I, ठीक है। अब VL जो है करंट से π/2 आगे था, है ना, आगे था, तो हमें पता है कि करंट ये वाला है, ठीक है, करंट ये वाला है, और करंट यहाँ पे बिल्कुल सब जगह पर सेम है, तीनों में सेम जा रहा है, R में, L में, C में सेम जा रहा है, तो हम करंट वाला जो एरो रहेगा वो यही रहेगा। अब इससे π/2 VL जो है वो हमारा आगे है, तो π/2 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये π/2 आगे, ये हो गया आपका VL, ठीक है। और VC जो है वो करंट से π/2 पीछे है, या फिर करंट जो है वो VC से π/2 आगे है, यानी कि इसकी π/2 पीछे जाएगी, ये हो जाएगी इसकी π/2, दिस इज VC। तो हमने नोटिस करा कि ये प्रॉपर एक लाइन बन गई, है ना, ये एक प्रॉपर लाइन बन गई और उसके ऊपर ये चीज़ आ गई, ये हमने एक नोटिस करा यहाँ पे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं एज VC एंड VL आर 180 टू ईच अदर। तो ये हम क्या कर रहे हैं एक तरीके से, अभी तो हम ये वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, है ना, अभी हम इनको वेक्टर्स के फॉर्म में हमने बनाया है इसको, और इस बस एक फेजर बना के रख दिया। अब इसी के अंदर मुझे बहुत सारी चीज़ें मेंशन करनी हो तो क्या करेंगे हम, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मुझे मेंशन करनी है तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए अब हम एक और फेजर डायग्राम बनाएंगे और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मेंशन करेंगे। जैसे यहाँ तो हमने सिर्फ वेक्टर मेंशन किए, वहाँ पे हम उसके मैग्नीट्यूड्स तक मेंशन करते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसके मैग्नीट्यूड्स मेंशन। सबसे पहले एक बड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं यही था आपका VR और यहाँ तक था आपका I, ठीक है, ये था, ओके। तो जिनके ऊपर हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे आप उसी को मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे, बाकी हम अभी क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से इसको बाकी हम वेक्टर्स मानेंगे कि ये वेक्टर्स हम शो कर रहे हैं, ठीक है। एक बार मान कर ही देते हैं, वेक्टर्स हैं ये, ठीक है, ये वेक्टर है, ठीक है, यहाँ नहीं आएगा वेक्टर, ठीक है, यहाँ आएगा वेक्टर, ओके। चलो अब अगर हम बात करते हैं कि VL और VC की,
ठीक है, एक तरीके से क्या है, ये दो वेक्टर्स हैं, ठीक है। अगर इन दो वेक्टर्स की अगर मैं बात करती हूँ, है तो एक दूसरे से ऑपोजिट हैं, एक दूसरे से ऑपोजिट हैं। अभी हमें इनका मैग्नीट्यूड तो नहीं पता ना कि कितना मैग्नीट्यूड है, कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, वी डोंट नो दैट, ठीक है। कहने को क्या होगा, कहने को तो दोनों एक दूसरे से माइनस होंगे क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है और हमें मैग्नीट्यूड नहीं पता, जस्ट बिकॉज दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, तो इनके मैग्नीट्यूड जो होंगे वो क्या होंगे, माइनस में होंगे, ठीक है। तो हम इन दोनों का एक तरीके से मान लेते हैं कि जो रिजल्टेंट इनका वेक्टर आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, दिस इज द रिजल्टेंट। तो इसको हम लिख देते हैं VC प्लस VL। VC तो ऑलरेडी आ ही रहा था, VL को भी हम यहाँ पर इस तरीके से हम कंसीडर करें। बेशक अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो उसमें माइनस करना है, बट फेजर में हमें इसको दिखाना पड़ता है कि हमने एक तरीके से एक तरफ ही लिया है हमने, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकालती हूँ, ये भी एक वेक्टर हो गया, ये भी एक वेक्टर हो गया, ठीक है। इन दोनों का मैं रिजल्टेंट निकालती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मान लो ये रिजल्टेंट आ रहा है मेरे पास, ये रिजल्टेंट है, ठीक है। दिस इज द V फाइनल V रिजल्टेंट, ओके। ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। अब देखो जरा, ये रिजल्टेंट किसका बना, ये रिजल्टेंट बना इस वाले सर्किट का जिसके अंदर VR भी है, VC भी है, VL भी है, और इन तीनों का रिजल्टेंट ये बना, यानी कि दिस इज द वोल्टेज जो इसके अंदर है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन सब के मैग्नीट्यूड्स लिखते हैं, ठीक है, इन सब के लिखते हैं मैग्नीट्यूड्स। तो जब हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड की तो मैक्सिमम वाले मैग्नीट्यूड की ही बात करेंगे। तो ये वाला जो होगा ये बनेगा आपके पास VRM, ठीक है, मैक्सिमम वोल्टेज फॉर रेसिस्टेंस, ठीक है। यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या बनेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और ये क्या बनेगा, VCM यानी कि कैपेसिटर वाली मैक्सिमम वोल्टेज, और ये उधर से लेकर आए ना हम L तो माइनस आ जाएगा VLM, ठीक है। ये आ जाएंगे इनके मैग्नीट्यूड, ठीक है। और रिजल्टेंट वाले की बात करें हम तो रिजल्टेंट में तो हम सिंपल VM ही मान लेते हैं, दिस इज द VM, ठीक है। ये जो रिजल्टेंट है, इस रिजल्टेंट का मतलब क्या है कि ये फेज हो गया ना, इसका फाई हो गया, फाई हमें फाइंड करना है, तो हम मान सकते हैं I और V के बीच में ये फाई है, ठीक है। और अगर हम और इसको ऑब्जर्व करें तो इसके पैरेलल में ये बनेगा, इसके पैरेलल में ये बनेगा, जितना इसका मैग्नीट्यूड है उतना इसका मैग्नीट्यूड रहेगा, ये थोड़ा सा आगे बन गया है, बट जितना इसका मैग्नीट्यूड होगा उतना ही इसका मैग्नीट्यूड होगा, तो दिस विल ऑल्सो बी VCM माइनस VLM, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये भी आ गया वेक्टर, ठीक है। ये इसका मैग्नीट्यूड, ये इसका मैग्नीट्यूड, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, ओके। और अगर ये इसकी 90 डिग्री था, है ना, VR जो था, यहाँ से देखो ना, VR जो था वो इसकी 90 डिग्री था, ये इसकी 90 डिग्री था, तो ये इसके पैरेलल है, तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। दिस विल ऑल्सो बी ए 90 डिग्री। अब हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर ट्राइंगल की, इस पर्टिकुलर ट्राइंगल की हेल्प से हम IM भी निकालेंगे, हम फाई भी निकालेंगे, हम सब चीज़ फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये फिगर रखते हैं सामने और स्टार्ट करते हैं काम करना। तो सबसे पहली बात आप सोच रहे होंगे कि इस तरीके से रिजल्टेंट कैसे बना है, तो ऑब्वियसली ये आपका 11th का कॉन्सेप्ट है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, कैसे हमने बताया हुआ है 11th में कि दो जब वेक्टर्स होते हैं उनका सेम, ये एक वेक्टर यहाँ रहा, ठीक है, ये एक वेक्टर यहाँ है, ठीक है, तो इनका जो हम रिजल्टेंट बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। तो क्या होता था पैरेललोग्राम लॉ, क्या होता था, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से इसका ये एक बिल्कुल पैरेलल यहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं, इसके बिल्कुल यहाँ से हम पैरेलल वेक्टर ड्रॉ करते हैं, और जहाँ से ये जॉइंट होते हैं उसको और इसको हम क्या करा देते हैं, इस तरीके से मीट करा देते हैं, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो वही चीज़ यहाँ पे है, इन दोनों का रिजल्टेंट ये वेक्टर है।
सो ये था पैरेललोग्राम लॉ, जिससे हेल्प से हमने इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड किया। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, वाई डू वी नीड टू मेक अ रिजल्टेंट हेयर? क्यों ज़रूरत पड़ी है? क्योंकि देखो, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। ठीक है, अब करंट के लिए तो हमारे पास ये है ही, राइट। नाउ व्हाट अबाउट वोल्टेज? वोल्टेज तो हमारे पास यहाँ पर हमने 3 थी, जिसमें से हमने 2 बना ली, है ना। 3 जा रही थी, तो इसको तो हमने रिजल्टेंट बना के हमने फिर भी एक यहाँ पे बना ली। तो एक ये हो गया वोल्टेज का वेक्टर, एक ये हो गया वोल्टेज का वेक्टर। तो अब 2 से हम एक का करंट I का हम कैसे फाइंड करेंगे फेज? तो इसकी वजह से हमने इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड किया, सो दैट उसका हम फाइनल फेज निकाल सके किसके साथ? I के साथ। सो दैट्स वाई वी नीड रिजल्टेंट ऑफ वोल्टेज का। ठीक है, वोल्टेज के जितने भी वेक्टर थे उनका रिजल्टेंट हमें इसीलिए ज़रूरत पड़ी कि फेज निकाल सके हम करंट वाले के साथ। नाउ अगेन, अगर आपके यहाँ पे दिमाग में आ रहा है कि हमने यहाँ पे प्लस क्यों लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि जब भी हम 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट लेते हैं तो वो वेक्टर्स का सम ही होता है, चाहे वो एक तरफ डायरेक्शन में हो, ऑपोजिट डायरेक्शंस में हो, जैसे मर्जी हो, हम क्या लेते हैं? प्लस लेते हैं। लेकिन जब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो जब हम उसका मैग्नीट्यूड की बात हम कर रहे हैं, तब हम वहाँ पे साइन भी मेंशन करते हैं। ठीक है, चाहे ये नेगेटिव आएगा तो हमने यहाँ पर मैग्नीट्यूड में भी हमने क्या लगाया है? साइन लगाया है। बट रिजल्टेंट में हमेशा क्या आता है? सम आता है, इसी वजह से हमें यहाँ पर प्लस लगाया है। चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर हम इस फिगर में देखें तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस लगाकर हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। लगाओ पहले, बाय पाइथागोरस थ्योरम। मेन काम क्या है? हमें IM निकालना है। ठीक है, IM निकालना है, फाई निकालना है। तो हम यहाँ से कुछ तिगड़म लगा रहे हैं ताकि हमारे पास कुछ ना कुछ मिल जाए। तो यहाँ से पहले तो पाइथागोरस लगाते हैं हम, दैट इज VM स्क्वायर। अब आप मानेंगे ये सब मैग्नीट्यूड है ऑब्वियसली, तो मैं बार बार मैग्नीट्यूड मेंशन नहीं कर रही हूँ। तो ये हो जाएगा 90 के सामने वाले हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये हो जाएगा VRM स्क्वायर प्लस BCM माइनस VLM का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इन सब का वैल्यूज हमें पता है, इन सब की वैल्यूज क्या होती हैं? VM स्क्वायर, ये रेसिस्टेंस वाली वोल्टेज, तो ये हो जाएगी IMR स्क्वायर। ठीक है, तो वही ओम्स लॉ हो गया ना। और मैक्सिमम की बात हो रही है तो करंट भी यहाँ पे मैक्सिमम वाला ही यूज करेंगे। अब यहाँ कैपेसिटेंस की बात हो रही है, तो कैपेसिटेंस के लिए क्या था? XC माइनस इंडक्टेंस के लिए क्या था? XL, और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। याद करिए ये क्या था? ये क्या था आपका? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और ये क्या था? इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इनको हम बोलते क्या हैं? वेयर XC and XL are the resistances offered by capacitor and inductor respectively, राइट? यही था। ठीक है, तो ये फाइनली हमने इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से क्या हम IM कॉमन ले सकते हैं? ले लेते हैं IM कॉमन। क्या आ जाएगा आपके पास? IM स्क्वायर कॉमन आएगा, IM स्क्वायर। ठीक है, अंदर क्या बच जाएगा? R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर, ये बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे अब लिखते हैं हम IM इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो VM डिवाइड R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर। और यहाँ स्क्वायर स्क्वायर था तो क्या लग जाएगा? रूट। और इसके पास भी स्क्वायर था, वो खत्म हो जाएगा और यहाँ लग जाएगा रूट। तो ये आ जाएगा आपके पास फाइनल आंसर फॉर मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। IM निकालना था हमने, ठीक है, ये निकाल दिया। तो एक काम डन हो गया कि कितना
जो है करंट, मैक्सिमम करंट जो है वो इस सर्किट के अंदर जा रहा है, वो हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब बाय एनालॉजी ऑफ ओम्स लॉ क्या होती है, I इक्वल्स टू V बाय R होती है। ठीक है, रेसिस्टेंस होती है, तो I है, V है, और ये हो जाएगा रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस सर्किट, जिस सर्किट के अंदर रेसिस्टेंस भी है, इंडक्टेंस भी है, कैपेसिटेंस भी है, इसके अंदर आएगा। तो जिस सर्किट के अंदर तीनों लगे हुए हैं, उस सर्किट का रेसिस्टेंस की अगर हम बात करें तो उसको हम पर्टिकुलरली बोलते हैं इम्पीडेंस। तो हम यहाँ मेंशन करेंगे IM इक्वल्स टू VM बाय Z, where Z is called impedance and Z की वैल्यू क्या है आपके पास, ये वैल्यू है √R² प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर। So this is the resistance offered by this circuit। ठीक है, और हम इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, Z इक्वल्स टू √R², इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा L, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इम्पीडेंस को, और हम इम्पीडेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने IM निकाल लिया, IM से हमें इम्पीडेंस भी मिल गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप कि हमें फाई फाइंड करना है, फाई। ठीक है, तो फाई फाइंड करने के लिए फिर से हम जाएंगे इसी डायग्राम के पास। ठीक है, अब इस डायग्राम में ध्यान से देखो, इस डायग्राम में ध्यान से देखो, फाई यहाँ है। ठीक है, तो फाई के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनियस, जो बच गया बेस। तो आपके पास ये भी है और ये भी है, तो हम tan फाई लगा सकते हैं, है ना। तो tan फाई, tan का क्या रहता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो tan फाई इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर क्या हुआ, इसके सामने वाला, दिस इज VCM माइनस VLM डिवाइड में बेस, बेस क्या हो गया, VRM। अब इन सब की यहाँ पे वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। ठीक है, पुट कर दो, tan फाई इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू क्या होती है आपके पास, IXC, इसकी IXL डिवाइड में इसकी IR। I हम कॉमन ले लेंगे, ऊपर से भी I कॉमन, नीचे से भी I कॉमन, अंदर बचेगा XC माइनस XL डिवाइड में R। ये खत्म। तो यहाँ से फाई की वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स XC माइनस XL बाय R। तो ये आ गया आपके पास फाई, यानी कि दिस इज द फेज शिफ्ट या फेज एंगल या फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट ऑफ दिस सर्किट, जिसके अंदर तीनों चीजें लगी हुई हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गई, फेज भी आ गया, जो हमें फाइंड करना था। आपको IM निकालना था, वो मिल गया, फेज निकालना था, वो मिल गया। अब यहाँ से हमने एक नई टर्म पढ़ी है, दैट इज इम्पीडेंस, है ना। तो अब इम्पीडेंस डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, देखो कैसे बनेगा इम्पीडेंस डायग्राम। तो देखो क्या बनेगा इम्पीडेंस डायग्राम। यहाँ से tan की बात हो रही थी यहाँ पे, है ना, tan की बात हो रही थी, ये रहा tan फाई। तो अगर मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाती हूँ, ठीक है, ये हो गया 90, दिस इज 5, तो tan फाई, tan इज परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, सो यहाँ से ले लेते हैं, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो गया, दैट इज XC माइनस XL, वो भी क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, और ये क्या हो गया, इसका रेसिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब व्हाट इज हाइपोटेनियस, अगर मैं इसकी हाइपोटेनियस निकालती हूँ, लेट इट बी ABC, तो हाइपोटेनियस क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर R स्क्वायर प्लस
XC माइनस XL होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये आ गया आपके पास AC, तो दैट AC क्या बन जाएगा, √R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने अभी अभी निकाला है, किसका है, ये इम्पिडेंस का है। दैट इज ये आ गया आपके पास Z, दैट इज इम्पिडेंस, इज इक्वल्स टू R स्क्वायर plus XC minus XL whole square. So this is how we call it as impedance diagram. ठीक है, अब यहाँ से आपके पास कुछ important informations आ रही हैं। क्या है वो important informations? कि पहले अगर मैं यहाँ पर फाई का रिजल्ट लिखती हूँ तो क्या मिलता है मुझे, क्या आया था, tan इनवर्स XC माइनस XL बाय R, ये था। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर देखो एक चीज हो रहा है, आई, ये जो फाई है वो आई में कहाँ है, दैट इज IM साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इसके अंदर है ये आई। ठीक है, ये फाई इसके अंदर है। अब देखो पहली कंडीशन, ठीक है, फर्स्ट, इफ XC इज ग्रेटर देन XL, यानी कि ये अगर इससे बड़ा होगा तो फाई मेरी पॉजिटिव आएगी। ठीक है, 5 पॉजिटिव होगी, 5 पॉजिटिव होगी, इसका मतलब क्या है कि इसमें हमें पता है ना कि V इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा टी होता है ना। तो अगर 5 पॉजिटिव है तो ये एंगल इससे बड़ा बना रही है, तो दैट इम्प्लाइज I लेट्स V, यानी कि करंट जो होगा वो वोल्टेज से आगे चल रहा होगा। ठीक है, करंट जो होगा वो वोल्टेज से आगे चल रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, मान लो ये वोल्टेज का है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें करंट का बनाना है, तो करंट इससे थोड़ी सी आगे चल रहा होगा। ठीक है, आगे का मतलब क्या है कि अगर ये यहाँ मैक्सिमम हुआ है तो करंट पहले मैक्सिमम हो जाएगा। यहाँ पे बच्चे ना गलती कर जाते हैं, आगे का उनको लगता है कि ये वेव आगे की तरफ जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ये देखो ना कि अगर वोल्टेज यहाँ पर मैक्सिमम हो रही है, करंट आगे लेड कर रहा है, दैट मीन्स करंट यहाँ पर ही मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगी ये। ठीक है, सेकेंड थिंग, इफ XC लेस देन होगा XL से, यानी कि ये छोटा होगा, देन फाई मेरी क्या होगी, नेगेटिव होगी फाई। ठीक है, फाई नेगेटिव का मतलब क्या है कि यहाँ से एंगल थोड़ा कम हो जाएगा। एंगल कम होने का मतलब हुआ कि V से पीछे चला जाएगा। ठीक है, देन I लैग्स V। ठीक है, तब इस केस में जो I होगा वो पीछे चलेगा। तो अगर ये V है, ठीक है, देन ये I होगा, I। ठीक है, तो अगर ये V है तो V में ब्लैक से बना रही हूँ, अगर ये V है तो I क्या होगा, इससे पीछे चलेगा। मतलब कि अगर V यहाँ मैक्सिमम हुआ तो I यहाँ पे मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ये ऐसे चलेगा। ऐसे चलेगा। सो दिस विल बी IM एंड दिस इज VM। ठीक है, एंड वेरी इंटरेस्टिंगली लास्ट केस, इफ दोनों इक्वल है, XC इज इक्वल्स टू XL है, तो इक्वल होने की वजह से tan 0 0, तो फाई हो जाएगा 0। फाई 0 का मतलब सेम फेज, I और V का सेम फेज होगा। ठीक है, वही आता है कि अगर इफ इट इज V एंड देन I क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, I सेम होगा, तो दोनों का फेज सेम रहेगा। ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे, जहाँ वो मैक्सिमम, जो वहाँ 0 वो 0, जहाँ मिनिमम, जहाँ वो 0 वो 0। ठीक है, तो ये होगा सेम फेज। तो ये थी कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस। अब अगर हम बात करते हैं फेजर डायग्राम्स की, तो फेजर डायग्राम्स की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। वो क्या है, लेट अस डिस्कस। सो लेट अस डिस्कस अबाउट लिमिटेशंस, या फिर यू कैन राइट डिसएडवांटेजेस ऑफ फेजर डायग्राम।
तो सबसे पहले फेजर डायग्राम क्या बता रहे थे आपको, कुछ इस तरीके से था ना फेजर डायग्राम, कि मान लो ये है आपका कोई फेज है, ठीक है, दिस इज वी और आई, ठीक है। तो क्या होता है एक तरीके से, मान लो अगर ये वी है, ठीक है, या ये वी है और जो आई है वो इस तरीके से है, आई है, तो किस में ऐसा था, ये मैंने एक एग्जाम्पल देके बताया आपको, किस में ऐसा था कि जिसके अंदर करंट जो था वो 90 डिग्री आगे चल रहा था इससे, कैपेसिटेंस वाले में था ना, सी वाले में था, सबसे लास्ट वाले केस में इसमें था कि इनका आगे चल रहा था कुछ इस तरीके से, राइट। तो इस फेजर डायग्राम में आप नोटिस कर पाओगे कि क्या हमें इनकी इनिशियल कंडीशंस पता थी, हम तो हमेशा वेव ऐसी बना रहे हैं ना, ऐसे बना रहे हैं, ठीक है, फिर हम आगे से ऐसे बना रहे हैं, इसका ऐसे इस तरीके से चल रहा है, तो क्या हमें इसकी इनिशियल कंडीशंस पता थी कि इनिशियली उनके बीच में कितना फेज था। तो हम क्या करते हैं, हमें इनिशियल कंडीशंस उनकी पता नहीं होती, हम कोई भी रैंडमली एट टाइम टी पर कहीं पर भी स्टार्ट होकर उसको चेक करना स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद उसका फेजर डायग्राम बनाने लग जाते हैं, है ना। तो हम उनकी इनिशियल कंडीशंस नहीं देखते हैं, तो ये हो जाता है इसकी सबसे पहली डिसएडवांटेज। द फेजर डायग्राम says nothing about the initial conditions। तो इनिशियल कंडीशंस के बारे में ये फेजर डायग्राम्स आपको कुछ नहीं बताते हैं, ठीक है। दूसरी बात आती है यहाँ पे, इनको सॉल्व करके जो सॉल्यूशन निकल रहा है, ठीक है, कि मतलब कि आई जो है वो वी से आगे है, ठीक है, या फिर जो आई है वो वी से पीछे है, ऐसे इंडक्टेंस वाले में भी था, ठीक है। तो किसी में आगे है किसी में पीछे है, तो ये एक सॉल्यूशन हमें स्टेडी स्टेट का बताता है, एक जनरल सॉल्यूशन हमें नहीं दे रहा कि हमेशा ही ऐसे है या फिर हर बार ऐसे है, नहीं, हमें किसी एक पर्टिकुलर टाइम टी पर किसी एक स्टेडी स्टेट पर हमें अपना सॉल्यूशन दे रहा है ये, ठीक है। इट इज नॉट जनरल, ऑलवेज नॉट एप्लीकेबल। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे द सॉल्यूशन obtained by it are steady state solutions, ठीक है, not a general solution। स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन है, रुका हुआ सॉल्यूशन है, एट टाइम टी सॉल्यूशन है, कोई भी एक जर्नल हम हर जगह पर यही अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। सो थर्ड वन इज इट इग्नोर्स ट्रांजिएंट सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, ट्रांजिएंट सॉल्यूशन क्या होते हैं, ट्रांजिएंट सॉल्यूशन वो होते हैं जब वेलोसिटी जीरो होती है, ठीक है। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि जनरल सॉल्यूशन जो होते हैं ना वो सम होता है ट्रांजिएंट सॉल्यूशन का एंड स्टेडी स्टेट सॉल्यूशंस का। तो जनरल सॉल्यूशन इज अ सम ऑफ ट्रांजिएंट सॉल्यूशन एंड स्टेडी स्टेट सॉल्यूशंस। बट जो हमें यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है फेजर डायग्राम्स में वो सिर्फ हमें स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन का मिल रहा है, ट्रांजिएंट सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं इनिशियली जब हम स्टार्ट करते हैं, हर एक चीज़ ऐसे थोड़ी होती है इनिशियली स्टार्ट हुई तो वो बिल्कुल सेटअप होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप घर पे एक नॉर्मल भी एक बल्ब भी ऑन करते हो या एक LED भी ऑन करते हो तो उसको ऑन करते हुए भी थोड़ा सा ना उसको स्टेडी स्टेट में आने में टाइम लगता है, उसको प्रॉपर चलने में टाइम लगता है। तो वो जो स्टार्टिंग का पीरियड होता है दैट इज ट्रांजिएंट पीरियड। तो वो ट्रांजिएंट सॉल्यूशन का ऐड करके जनरल सॉल्यूशन निकलता है। तो यहाँ पर हमें ट्रांजिएंट सॉल्यूशन यानी कि इनिशियल कंडीशंस आप बोल सकते हो, इनिशियल कंडीशंस को इग्नोर कर दिया, जब एक प्रॉपर स्टेट पे पहुंच गई तब का हमें सॉल्यूशन दे रहा है फेजर डायग्राम। एग्जैक्ट ऐसे कैसे हो सकता है, खुद सोचिए, है ना, एग्जैक्ट नहीं होता ना कभी भी ऐसा, कुछ ना कुछ तो एरर, कुछ ना कुछ तो स्टार्टिंग की इनिशियल कंडीशंस पे डिपेंड करता है। तो इसलिए ये इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये था ऑल अबाउट क्या रहता है मैक्सिमम करंट, क्या रहता है फेज, क्या रहता है फेजर डायग्राम फॉर अ सर्किट जिसके अंदर रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस तीनों लगे हैं सीरीज विद AC वोल्टेज।
तो अभी इसी कंडीशन से रिलेटेड हमारे पास एक एग्जाम्पल है, वो करते हैं जो हमारी एनसीईआरटी में है, एग्जाम्पल 7.6। सो एग्जाम्पल 7.6 क्या कह रहा है, अ रेसिस्टर ऑफ 200 ohm and a capacitor of 15 microfarad are connected in a series to 220 volt 50 hertz AC source. Calculate the current in the circuit. सबसे पहले आपको करंट कैलकुलेट करना है। दूसरी बात आपको क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द वोल्टेज दैट इज RMS across the resistor and the capacitor. Is the algebraic sum of the voltage more than the source voltage? If yes, resolve the paradox. तो इसके बारे में बाद में बात करते हैं। सबसे पहले तो हम सिर्फ फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं कि एक इस तरीके का सर्किट है जिसके अंदर आपके पास रेसिस्टेंस लगा हुआ है, कैपेसिटेंस लगा हुआ है, ठीक है। ये जो रेसिस्टर है वो 200 ओम का है, ठीक है। एक कैपेसिटेंस है वो 15 माइक्रोफैराडे है, ठीक है। वो किससे लगे हैं, एक ऐसे एसी सोर्स के साथ लगे हैं जिसके पास 220 वोल्टेज जा रही है और फ्रिक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी। 50 हर्ट्ज ऑब्वियसली एसी सोर्स है, ठीक है। चलिए अब हमें निकालना है कि कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट। तो दोनों सीरीज में लगे हुए हैं तो करंट तो दोनों के अंदर सेम ही जा रहा होगा, ठीक है। दोनों में सेम जा रहा है, दैट मीन्स हमें तो करंट इन द सर्किट ही फाइंड करना है। मतलब क्या है, यहाँ पे फाइनली करंट क्या निकल के आएगा, तो VI इक्वल्स टू V बाय क्या आएगा, Z आएगा, इम्पिडेंस आएगा आपके पास यहाँ पर, ठीक है। इम्पिडेंस आएगा क्योंकि R नहीं आ सकता ना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कैपेसिटेंस भी है, तो वहाँ पे R तो सिर्फ नहीं आ सकता, ठीक है। तो नेक्स्ट है इम्पिडेंस। इम्पिडेंस के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, दैट इज रेसिस्टेंस, ठीक है, प्लस XC माइनस XL। L तो है ही नहीं, तो क्या बना सिर्फ आपके पास XC का स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। सो दिस इज 200 और XC है आपके पास कितना, XC क्या होता है आपके पास, ओमेगा C ये होता है। व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा होता है आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे तो 2 पाई म्यू और ये हो जाएगा C, ठीक है। तो यहीं पर वैल्यू हम पुट कर देते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 पाई म्यू C का स्क्वायर, ठीक है। तो इम्पिडेंस इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपके पास 40,000 प्लस 2 इंटू 3.14 इंटू व्हाट इज द फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी आपको ऑलरेडी दे रखी है, दैट इज 50 हर्ट्ज इंटू कैपेसिटेंस 15 माइक्रोफैराडे। तो माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻6 होता है। तो ये हो जाएगा 15 इंटू 10⁻⁻6 फैराडे हो जाएगा। इसका भी क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से फाइनल इम्पिडेंस जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, इसको तो आप लिख सकते हैं 200 का दोबारा से लिख देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 212.3 का स्क्वायर आ जाएगा। इसे फाइनल जब सॉल्व करेंगे यू विल गेट 291.67 ओम। तो ये आपके पास इम्पिडेंस यहाँ से आपने इसको कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। जैसे इम्पिडेंस आया देन आप करंट इन द सर्किट निकाल सकते हैं। तो करंट इक्वल्स टू V बाय Z। तो वोल्टेज कितनी है आपके पास, 220 वोल्टेज है। इम्पिडेंस आपने अभी अभी निकाला है 291.67 निकाला है, तो पॉइंट हट जाएगा, ऊपर 2 जीरोस लग जाएंगी। तो फाइनल करंट इन द सर्किट आ जाएगा आपके पास 0.755 एम्पियर। तो दिस विल बी द करंट इन द सर्किट, ठीक है। नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं कैलकुलेट द वोल्टेज, RMS वोल्टेज यानी कि जितनी नॉर्मल वोल्टेज आती है रेसिस्टर के अक्रॉस एंड कैपेसिटेंस के अक्रॉस, ये निकालनी है आपको, ठीक है। तो ऑब्वियसली ओम्स लॉ लगेगा, V इक्वल्स टू IR, ठीक है। और ये हो जाएगा रेसिस्टेंस के अक्रॉस, V इक्वल्स टू IXC, ये हो जाएगा कैपेसिटेंस के अक्रॉस, ठीक है। तो ये तो कितनी है आपके पास V वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस। तो करंट कितना है, करंट आपने निकाला 0.755, सेम होगा करंट दोनों के अंदर क्योंकि दोनों किस में है, सीरीज में है, ठीक है। रेसिस्टेंस कितना है इसके पास, 200 है, 200। तो पॉइंट हटा देंगे, 3 जीरोस, यहाँ से 2 जीरोस कैंसिल, ये इसको आपने 5 पे कैंसिल कर दिया, तो ये 5 पे कैंसिल हो गया, 5 1 5, 5 5 25 एंड 1।
तो ये आ जाएगी 151 वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेसिस्टेंस। यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। करंट तो 0.755 है, ठीक है। एंड व्हाट इज XC? XC जो आपने यहाँ पे अभी भी निकाला था, इसे कैलकुलेट करके आपके पास 212.3 आया था, ठीक है। तो वही है, आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं ओमेगा C, ठीक है। फिर ओमेगा C के लिए, ओमेगा के लिए 2 पाई म्यू C लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर इसको ओपन करके 2 इंटू 3.14 इंटू दिस इज़ 50 हर्ट्स, कैपेसिटेंस इज 15 माइक्रोफैराडे के लिए फैराडे बन जाएगा। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी 0, ये तो फर्स्ट टर्म, और इसको सॉल्व करके आपके पास कितना आया था 212.3। इन दोनों को सॉल्व करके फाइनल आ जाएगा 160.3 वोल्ट। तो ये आ जाएगा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं इज द अलजेब्रिक सम ऑफ दीज वोल्टेज मोर देन द सोर्स वोल्टेज, इफ यस सॉल्व द पैराडॉक्स। कि आप वो बोल रहे हैं कि इन दोनों का अलजेब्रिक सम, यानी कि इन दोनों को सम करो, तो फाइनल वोल्टेज बताओ इन दोनों की फाइनल वोल्टेज, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेसिस्टेंस, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस, ठीक है। दोनों का सम करो, दोनों का सम कितना आता है, प्लस करके देखो 311.3 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। क्या इन दोनों का सम जो है वोल्टेज का क्या ज़्यादा आ रहा है? ऑब्वियसली हम सोर्स वोल्टेज तो 220 की दे रहे हैं, लेकिन दोनों के प्लस जो आ रही है वो 311.3 वोल्टेज आ रही है। ऐसे कैसे? दी तो हमने 220 थी, इस पे जितना ड्रॉप हो रहा है, इस पे जितना ड्रॉप हो रहा है, उन दोनों का सम सोर्स से ज़्यादा है, ऐसा कैसे? तो इसका रीज़न समझिए। सबसे पहले जब हमने इन सब सर्किट्स को बनाया था, ठीक है, तो हमने वहाँ पे इनके बीच में क्या निकाला था, फेज निकाले थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों का जो फेज है ना वो अलग है। हमने इसको नॉर्मली नहीं प्लस कर सकते, जैसे हमने यहाँ पे दोनों को प्लस करके बता दिया, ऐसा नहीं प्लस हम कर सकते हैं। ये वेक्टर्स हैं, एक रेसिस्टर, एक सर्किट के अंदर ये क्या है, वेक्टर्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। अगर ये वेक्टर्स की तरह काम करते हैं तो दोनों अगर 90 डिग्री पे होंगे, ठीक है, इस तरीके से होगा, ये मान लो ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट ये बनेगा। और इसका रिजल्टेंट का मान लो ये VR है, ये VC है, तो इनका जो रिजल्टेंट बनेगा वो क्या बनेगा, VR² प्लस VC²। इस तरीके से आप वेक्टर एडिशन करते हैं, नॉट सिंपल ऑर्डिनरी नंबर्स नहीं है जिनको आप ऐसे सिंपल प्लस करो। इनका फेज का भी तो फर्क पड़ता है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल दे दिया कि 90 डिग्री है, तो आप यहाँ पर रिजल्टेंट का ये लगाओगे। कोई और इनके बीच में फेज एंगल होता, थीटा होता, फाई होता, या कुछ भी होता, तो प्लस कॉस फाई आ जाता है यहाँ पर। तो इस वजह से आप इनको ऑर्डिनरी नंबर से आप इसको प्लस माइनस नहीं कर सकते हो। यू मस्ट हैव टू टेक अबाउट द फेज, कितना इनके बीच में फेज डिफरेंस बन रहा है दो वोल्टेज के बीच में, वो प्रॉपर लोगे तब जाके जो उनका आप कैलकुलेट करोगे वो किसके इक्वल आएगा, वो 220 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे फाइनली मेंशन कर सकते हो इफ द फेज डिफरेंस फाई होता है, ठीक है, बिटवीन two voltage is properly taken into account, ठीक है, only then the total voltage across them is equal टू द सोर्स वोल्टेज, ठीक है। तभी वो इक्वल होगी किसके, जो आपने सोर्स वोल्टेज अप्लाई करी। अभी हमें इनके बीच का फेज डिफरेंस नहीं पता, तो हमने अलग अलग तो निकाली, सिंपल आप ऑर्डिनरी इसको प्लस नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर हम इसका फेज पता होगा, वो लगाएंगे, तो उसका फॉर्मूला लगाएंगे, तो उसको कैलकुलेट करके वो इक्वल आएगी आपके सोर्स वोल्टेज के, ओके। तो ये था आपका एग्जाम्पल 7.6। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।